नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपीएससी वाला पे। मैं दीपक कुमार सिंह और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं अर्थशास्त्र से। ठीक है, तो जो अर्थशास्त्र में जीएस पेपर थर्ड मेंस में और यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी जरूरी है करंट अफेयर में कि 2022 में भारतीय रुपया, अभी हाल ही न्यूज में है कि भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10% क्यों गिर गया। आखिर ऐसा क्या कारण है या रीजन है जिसकी वजह से भारतीय रुपया जो है वो 10% नीचे गिर गया है। तो यहाँ पे पहले तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, कल जो मैंने आपको प्रश्न दिया था उसका सही उत्तर डी होगा। जैन आर्ट एंड आर्किटेक्चर ग्रेजुअली डिक्लाइन आफ्टर एंशिएंट टाइम। प्राचीन काल के बाद में जैन कला और वास्तुकला का धीरे धीरे पतन हो गया, क्योंकि क्वेश्चन आया था कि कौन सा इनकरेक्ट है, और ये बेसिकली जो ऑप्शन है वह इनकरेक्ट है, क्योंकि उसके बाद में मध्यकाल में आपको राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा टेम्पल्स वगैरह बहुत सारे मंदिर का निर्माण देखने को मिलेगा। इसलिए यह उत्तर जो डी होगा यही इसका सही उत्तर होगा, जो कि इनकरेक्ट है, मतलब कथन गलत है। देखिए, न्यूज हमारे सामने यह है कि 2022 में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10% क्यों गिर गया है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और सुनने में आ रही है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में लगभग 10% की गिरावट देखी गई, जो 83.2 डॉलर के अब तक के निचले स्तर तक गिर गया। मतलब करीब 83.2 डॉलर तक नीचे गिर गया भारतीय रुपया। तो यहां पे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एक एग्जांपल ले ले, उदाहरण ले ले। अगर $1 में 60 रुपए है, अगर $1 में 80 रुपए हो जाता है तो ये रुपये का कमजोर होना कहलाता है। क्यों? क्योंकि $1 में $60 का मतलब, $1 में 60 रुपए का मतलब होता है कि हम $1 खरीदने के लिए कितना दे रहे हैं? 60 रुपए। जब ये 60 से 80 हो जाता है तो इसका अर्थ ये होता है कि अब हम 80 रुपए में $1 खरीद रहे, तो कौन कमजोर हुआ? हम। क्योंकि डॉलर, उसी डॉलर को खरीदने के लिए पहले हम 60 रुपए में ले लेते थे, अब 80 रुपए में ले रहे हैं। इसके अलावा अगर डॉलर 40 रुपए हो जाता है, मतलब $1 40 रुपए में हो जाता है, तो इसका मतलब अब हमें $1 के लिए 60 की जगह केवल 40 रुपए लेना है। तो इसे हम कहते हैं कि अब रुपया मजबूत हो रहा है। ठीक है, तो उसी आधार पर देखेंगे कि यहां पर रुपया गिर रहा है, मतलब रुपया जो है हमारा वो करीब 83.2 डॉलर तक पहुंच गया है। मतलब इतना रुपए देने पे हमें $1 मार्केट में, बाजार में उपलब्ध है। अब देखेंगे एक चीज और सुनने में आ रहा है कि ये जो डॉलर के मुकाबले गिरने वाली अन्य मुद्राओं की तुलना में भी कम है। अब आप समझिए, विश्व में बहुत सी मुद्राएं हैं जो डॉलर के मुकाबले गिर रही हैं, लेकिन उनकी तुलना में भी यह बहुत नीचे चला गया है। अर्थात इस बार भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले काफी कम हो गया है। अब इससे जुड़ी कुछ चुनौतियां हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा क्यों हुआ, तो इसमें सबसे पहला जो तर्क आपके लिए है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने, भारत में जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसा अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक है, उसने मुद्रास्फीति के खिलाफ अपनी लड़ाई में आक्रामक रूप से अपनी ब्याज दरों में 2022 में 425 आधार अंकों तक को बढ़ाया है। हमें मालूम है कि जब भी किसी देश में मुद्रास्फीति, महंगाई आती है, तो उस देश का बैंक जो है ब्याज दरों को बढ़ा देता है, ताकि वहां पे जो लोन है, ऋण है, साख है, वह महंगा हो जाए। महंगा हो जाएगा, डिमांड कम होगी और मुद्रास्फीति, जो महंगाई है, वो कम हो जाएगी। क्लियर है? तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो वहां के बैंक ने जब अपनी ब्याज दर को बढ़ाया, तो उससे सबसे बड़ा अंतर क्या पड़ा कि अमेरिका और भारत के के बीच में उच्च ब्याज दर अंतर को जन्म दे दिया इसने। मतलब अमेरिका में ब्याज दर हाई हो गई और इंडिया में ब्याज दर कम हो गई। इसे हम अगर उदाहरण लेकर समझे, क्योंकि इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र, कि बिना उदाहरण के समझना तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं अगर यहां उदाहरण लेकर समझाना चाहूं तो मान लीजिए कि वहां पर ब्याज दर 6% है और भारत में ब्याज दर 4% है। अब बताइए, अगर आपको अपना पैसा लगाना हुआ, कहां लगाएंगे? अमेरिका में लगाएंगे जहां आपको 100 रुपए में 6% मिल रहा है, या भारत में लगाएंगे जहां पे 100 रुपए में 4% मिल रहा है? जाहिर सी बात है कि हम सभी अपना पैसा वहां लगाएंगे जहां 2% अत्यधिक या अत्याधिक हमें जो ब्याज है वो मिल रही है। इसलिए सारे निवेशक भारतीय अर्थव्यवस्था से पैसे निकालकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था की तरफ उड़ने लगे, जाने लगे, फ्लाई करने लगे। तो क्या इससे भारतीय रुपए से क्या डॉलर की डिमांड बढ़ेगी? जी हां। और जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और भारतीय रुपया डिमांड करेगा, तो भारतीय रुपया कमजोर होगा, डॉलर महंगा होगा। उसी प्रकार से, ठीक जिस प्रकार से बाजार में कभी कभी प्याज जो है काफी महंगा हो जाता है,
क्योंकि प्याज की सप्लाई कम होती है, खरीदने वाले ज्यादा होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि सामान्य कारण क्या है, अर्थात जो रुपए के अभिमूल्यन, इसे हम कभी कभी अधिमूल्यन भी कहते हैं, जब रुपया मजबूत होता है और मूल्य ह्रास डेप्रिसिएशन की ओर ले जाते हैं। आखिर ऐसे क्या कारण हैं कि जो अर्थव्यवस्था में किसी भी देश की मुद्रा को अभिमूल्यन, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास की ओर ले जाते हैं? सबसे पहला है भारत और विदेशों में ब्याज दरों में उतार चढ़ाव। अगर विदेश के किसी देशों में भारत से ब्याज दर अधिक है तो निवेशक वहीं अपना पैसा लगाएंगे, जिससे जब पैसा भारत से जाएगा बाहर तो भारत की मुद्रा कमजोर होगी, दूसरे देश की मुद्राएं ताकतवर होंगी। ठीक है, और यही इसी तरह अगर भारत की ब्याज दर अत्यधिक हो तो भारत में पैसा आएगा तो भारत की जो मुद्रा है वह मजबूत होगी। ये एक अंतर देखने को मिलता है। दूसरा है वस्तुओं और सेवाओं की मुद्रास्फीति दर। मान लीजिए कि $1 में 60 रुपए है और $1 में 60 रुपए, मतलब अगर अमेरिकी हमें, और हमारे यहाँ पे भारत में 60 रुपए किलो चीनी है, तो एक अमेरिकी हमें $1 देगा तो 1 किलो चीनी ले जाएगा। अचानक से हमारे यहाँ चीनी का दाम जो है वो पहुंच गया 90 रुपए। अब बेचारा डॉलर तो $1 में 60 रुपए है, लेकिन वह बेचारा हमें क्या करेगा, $1 देगा, खैर बेचारा नहीं कहना चाहिए, कह देते हैं, $1 देगा तो अब हम उसे चीनी 90 रुपए की 1 किलो मिल रही है, इसलिए हम उसे 90 रुपए की ना देकर उससे कम देंगे। कहने का मतलब क्या है कि अब उसी चीनी की जो है वह करीब 750 ग्राम के आसपास में देंगे, पूरी 1 किलो नहीं मिलेगी। इस तरीके से क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जब भी मुद्रास्फीति बढ़ती है, हमारी चीजों के मूल्य बढ़ते हैं, तो उससे भी हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारी मुद्रा जो है, हमारा जब एक्सपोर्ट ही नहीं होगा, जब हम निर्यात ही नहीं कर पाएंगे, और जब हमारा निर्यात ही नहीं होगा, जब हम बेचेंगे ही नहीं, तो हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं आएगी, और इस सीक्वेंस में हम दूसरे देशों पर निर्भर होते चले जाते हैं, दूसरे देश की मुद्रा को हम डिमांड करने लगते हैं। जब अपने देश में चीजें महंगी हो गई तो बगल से तो लेकर आएंगे। आपके घर के आसपास में कोई चीज बिक रही है, बहुत महंगी है, तो हम दूर जाकर सस्ती चीजें लाते हैं ना, उसी प्रकार से तो फिर इंपोर्ट बढ़ जाएगा, विदेशी मुद्रा की डिमांड बढ़ेगी, फिर डॉलर मजबूत होगा, हम कमजोर होंगे। क्या करें साहब, यही है इकोनॉमी। आगे देखेंगे आयात और निर्यात में उतार चढ़ाव। अब अगर मैं आयात और निर्यात की बात करूं तो जब भी अभिमूल्यन, डेप्रिसिएशन जो है वो आयात निर्यात में उतार चढ़ाव होता है। अगर मान लीजिए आयात हो रहा है, मतलब बाहर से चीजें ज्यादा आ रही हैं, ठीक है, आयात ज्यादा हो रहा है, तो आयात ज्यादा होगा तो हमें पे करना पड़ेगा, डॉलर की डिमांड होगी, और निर्यात ज्यादा होगा तो हमारी करेंसी की डिमांड होगी। तो जब कभी हमारे आयात ज्यादा हो और निर्यात कम हो तो मतलब हमारे पास विदेशी मुद्रा कम है और देना ज्यादा है। हमने अमेरिका से 1 लाख रुपए की चीज खरीद ली, 1 लाख डॉलर की, और हमने उसको बेचा केवल $50,000। अभी भी हमें $50,000 अलग से ओपन मार्केट में खरीदने पड़ेंगे, और फिर रुपया कमजोर होगा, डॉलर मजबूत। इस एक सीक्वेंस तो आपका ये है। इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है भाई, कौन सा ऐसा इंजेक्शन लगाया जाए किसे कंट्रोल कर लिया जाए? तो सबसे पहला इंजेक्शन जो है वो हमारे आरबीआई के गवर्नर साहब लेकर आएंगे। रुपए की रक्षा के लिए आरबीआई सबसे पहले बाजार, उस जो कहते हैं कि जो युद्ध चल रहा है रुपए को बचाने का, उसमें कूदेंगे और बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ता है। मतलब आरबीआई अपने तरीकों से, अपने विभिन्न तरीके हैं जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जब आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ये करंट की सीरीज है तो बहुत सारा डिटेल यहाँ पे डिस्कस नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि रिजर्व बैंक के द्वारा डॉलर जो है वो लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि भारत में एक विदेशी मुद्रा भंडार है। उस विदेशी मुद्रा भंडार से जो आपातकाल में, जो संकट के समय में बफर के रूप में कार्य करता है, जब हमारी देश की मुद्रा से विदेशी मुद्रा की डिमांड बढ़ जाती है, हमारा रुपया गिरने लगता है, तो फिर रिजर्व बैंक अपने रिजर्व से पैसा देता है कि क्यों मार्केट में खरीद रहे हो, हमसे ले लो, इससे हमारी डिमांड जो है वो इंटरनेशनल ना जाके हम अपने देश में ही डॉलर को एक्सचेंज कर लेते हैं। एक तो चीज ये देखने को मिलती है, और कुछ बाहरी कारक हमारे नियंत्रण से बाहर है, कुछ और फैक्टर है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, तब हम वहां पे क्या करते हैं, अपनी क्वालिटेटिव, गुणात्मक उपाय करना शुरू कर देते हैं। गुणात्मक उपाय मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने ब्याज दरों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करके अपनी इकोनॉमी को इतना अट्रैक्टिव बनाएगा कि बाहर से पैसा आने लगे, तो हम डेप्रिसिएशन को काउंटर कर सकें, और जब हमारे यहां पे एप्रिसिएशन हो रहा हो तो हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के बदलाव करते हैं। अब आता है कि इसका प्रभाव क्या होगा, ठीक है। तो प्रभाव में देखेंगे बच्चों, सबसे पहले अभिमूल्यन मतलब एप्रिसिएशन, निर्यात महंगा हो जाना है। $1
$60, $1 $40 हो गया, से अभिमूल्यन कहेंगे। मतलब पहले मुझे $1 की चीज अगर मैं खरीद रहा हूं, तो सॉरी $1 की चीज हमारे यहां से कोई आदमी खरीद रहा है, ठीक है, तो $60 की चीज ले जाएगा अमेरिकन। अब अगर अभिमूल्यन हो गया तो अब उसे केवल $40 का ही मिलेगा। तो मान लीजिए कि चीनी का दाम है $60 किलो और $1 में $60 है, अचानक से $1 $30 के बराबर हो गया, अभिमूल्यन हो गया, एप्रिसिएशन हो गया, तो अब जो चीनी है उसे $1 में केवल आधा किलो मिलेगी। इससे जो हमारा निर्यात है महंगा हो जाएगा, मतलब हमसे कोई देश बाहरी कुछ नहीं खरीदेगा, हम अपनी चीनी खुद ही खाए पड़े रहेंगे, शुगर बढ़ाते रहेंगे। मूल्यह्रास क्या है? निर्यात अधिक कमाते हैं। जब डेप्रिसिएशन होता है मतलब $60 की जगह हो गया भाई साहब $90 या $120, $90 मान लेते हैं। तो पहले $60 किलो चीनी थी, अब $90 किलो हो जाएगी, तो वही अमेरिकन $1 देगा। पहले $60 की 1 किलो चीनी ले जाता था, अब वो हमारे यहाँ पे $90 की चीनी लेके जाएगा, मतलब हमारे यहाँ पे वो कम से कम 1 किलो से अधिक चीनी लेकर जाएगा। तो यह इस प्रकार से इस चीज के बारे में हमें बताता है कि वह व्यक्ति आगे चल के 1.5 किलोग्राम चीनी लेकर जाएगा $90 की हमारे यहाँ पे। तो मूल्यह्रास हमेशा हमारे निर्यात को बढ़ाता है और हमारे निर्यातक अधिक इनकम या आय करते हैं। दूसरा प्रभाव क्या है कि जब रुपए में मजबूती आती है तो FII को फायदा होता है। अब मान लीजिए हमारा रुपया मजबूत हो गया, तो ये हमारा फॉरेन इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उसको रुपया मजबूत होना मतलब हमारे रुपए की डिमांड बढ़ी होगी। जब हमारा रुपया विदेशी मुद्राओं की तुलना में मांग बढ़ती है तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, और ऐसी अर्थव्यवस्था में हर कोई निवेश करना चाहता है, तो बहुत सारे निवेशक भारत दौड़े दौड़े चले आ जाएंगे कि भैया हमको भी निवेश करने दो। तो मोदी जी कहेंगे नो नो नो, नॉट अलाउड। बोला था तब नहीं आए, अब क्या करने आए हो। नेक्स्ट, अभिमूल्यन शेयर बाजार में तेजी। अब अगर मैं अभिमूल्यन की बात करूं तो अभिमूल्यन कहता है कि हमारे यहाँ पे शेयर बाजार में अगर आप देखेंगे तेजी होगा, क्योंकि अभिमूल्यन का मतलब भारतीय रुपए की डिमांड बढ़ रही है, और इसका यही निहितार्थ होता है कि स्टॉक मार्केट जो है हमारा शेयर बाजार है वह मजबूती को दर्शाता है, और मजबूती दर्शाता है तो उसमें बहुत तेजी से डिमांड जो है, या शेयर मार्केट में जो बुलिश है, बुलिश मतलब हमारे शेयर मार्केट में जल्दी जल्दी कंपनियों के शेयर बिकने शुरू हो जाते हैं, भविष्य में बढ़ोतरी का अनुमान हो जाता है। जब रुपए का मूल्य ह्रास, ठीक है, जब रुपए का मूल्य ह्रास होगा, डेप्रिसिएशन होगा, तो ईंधन महंगा होगा। $1 $60, $1 $90। पहले $60 में हम $1 का तेल खरीद लेते थे, अब $90 देने पड़ेंगे। ईंधन महंगा, ईंधन महंगा हो जाएगा तो भाई साहब भोजन की लागत भी तो आ जाएगी, और जब खाना महंगा हो जाएगा तो लिविंग कॉस्ट महंगा हो जाएगा, जो कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमें इंग्लैंड में देखने को मिला। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आज का प्रश्न जल्दी से नोट कर लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय बाजार पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि के संभावित परिणाम है। अगर अमेरिका का फेडरल जो बैंक है वो अगर अपनी ब्याज दर बढ़ाएगा तो भारतीय बाजार में क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत इक्विटी बाजार में धन का प्रवाह, मजबूत डॉलर और कमजोर रुपया, भारतीय बॉन्ड को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए अधिक सक्रिय बनाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि इसका क्या होगा आंसर। थैंक यू सो मच, ठीक है, और फीडबैक जरूर देंगे चैट बॉक्स में और क्या सुधार आपके लिए किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।